मेरा नाम शिखा है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया, लेकिन पैसा नहीं दिया। हम बहुत गरीब थे और उसकी एक वजह थी कि मेरे बाप जुआरी थे। कुछ काम नहीं करते थे, बस जुआ खेलते रहते थे। घर का सारा सामान बेचते और उस पैसे से जुआ खेलते। घर का सारा सामान ख़त्म हो गया था। घर में टूटे-फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी-कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी की एक नहीं सुनते थे। कभी-कभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और ख़ुद काम करने लगी। लोगों के घरों की सफाई करती, दूसरों के झूठे बर्तन धोती। तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह पाईं। पापा का गम मम्मी ने दिल से ऐसा लगा लिया और एक दिन ऐसी बिस्तर से लगीं कि दोबारा नहीं उठीं। पापा की गलत हरकतों की वजह से ना कोई हमें अपने घर बुलाता, ना ही हमारे घर कोई आता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी पूरा दिन घर से बाहर रहते थे। कभी रोटी मिल गई तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आज भी मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी कि तभी धड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। देखा तो पापा थे। मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, शिखा बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे, शिखा, मैंने तुझे जुए में हार दिया है। पापा कुछ और भी कह रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं, तो तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने पापा को खूनी नज़रों से देखा और बोली, पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मुझे तुमसे नफ़रत है। पापा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, साथ ही रो रहे थे, लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में खेला था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी बाहर दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से खटखट की आवाज़ें आने लगी। बाहर वही लोग दरवाज़ा पीट रहे थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था, और वो कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, वरना हम लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। नफ़रत भरी नज़र अपने दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। दिल किया कि पापा को ख़त्म कर दूं या ख़ुद को ही मार लूं। पापा मुझसे बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर दो लड़के खड़े थे। वो लड़के बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और लड़कों के हाथ में दे दिया और वो मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गए। मैं चिल्लाती रही, पापा पापा कहती रही। पापा दरवाजे पर बैठे रहे और रोते रोते ही ढेर हो गए। दोनों लड़के मुझे लिए चले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया और कहा, धीरू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी, भैंस की तरह पड़ी हुई थी, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ 67 लड़कियाँ और भी मौजूद थीं जो खाली खाली नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रही थीं। उनकी नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी, लेकिन एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, जो भी लड़की आती है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था, उस बाप की अपनी बेटी पर ज़रा भी रहम नहीं आया। इस कोटे पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होता था। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब गलत धंधों में पड़ी हुई थीं। कुछ ही देर हुई थी कि धीरू आया और मेरी फ़ोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि धीरू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है, तो बोलने लगी, जब ग्राहक आते हैं तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। लड़की पसंद आती है तो वो लड़की ग्राहक के कमरे में जाती है। कुछ ही देर बाद धीरू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, निशा, आ जाओ। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा नाम ना आए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि धीरू इस बार आएगा, मेरा ही नाम पुकारेगा। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज़्ज़त की भीख मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी देर के बाद धीरू आया और लड़कियों का नाम पुकारता चला गया। अपना अपना नाम सुनकर हर लड़की भी उसके साथ चली जाती। धीरे धीरे करके आखिर सारी लड़कियां चली गईं। मैं बच गई तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार मुझे ही लेकर जाएगा
और मैं ये सोचकर काँप उठी थी कि किसी गैर मर्द के पास जाने का ख़्याल से ही मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया, तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया, उसने मेरी इज़्ज़त बचा ली। मेरे भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा थी कि मेरी इज़्ज़त तो सही सलामत बच रही। अनजान जगह थी, इसलिए रात को मुझे नींद भी नहीं आई और फिर हर पल ये डर भी लगा रहता था कि कहीं मेरा नाम भी ना पुकारा जाए। इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गईं। सारी रात जागने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। दोपहर के 2 बजे का समय था जब धीरू ने आकर सभी लड़कियों को जगाया, लेकिन उसने मुझे नहीं जगाया, पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से में थी। बोली, रात को किस लड़की की तबीयत ख़राब थी? हम सब लड़कियों ने एक दूसरे को तरफ देखा। एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर ख़रीदा है, इसलिए तबीयत की ख़राबी का बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो और अपने काम पे लग जाओ। मैं रोने लगी, उनसे कहा, मुझे अपने घर जाने दो। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दिए और उसकी मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मालकिन गुस्से से भरी नज़रों से मुझे घूरने लगी, सब लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियाँ भी इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, बस मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आने वाला है। तुम सब लड़कियों में से तुम सबसे खूबसूरत हो और कम उम्र भी हो। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियां पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने का कहकर चली गईं और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। धीरू ने मुझे एक नया सूट लाकर दे दिया था, जिसे मैंने पहन लिया। मैं तैयार होना नहीं चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती वो उसे कोड़े से मारती है। मैं डर गई, तैयार होकर एक जगह पर बैठ गई। ये सच था कि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं मैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी, इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी सब लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थीं। रात हुई और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। धीरू कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो लड़की उसके साथ चली जाती है। बार बार मेरे दिमाग में मालकिन की बात घूम रही थी कि आज रात तो ख़ास ग्राहक आ रहा है, उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारना पड़े। मैं अंदर ही अंदर काँप गई। वक्त गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे में चली गईं। उस रात भी ऐसा ही हुआ, सारी लड़कियां चली गईं और मैं रह गई। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन मुझे धीरू बुलाने नहीं आया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर से मेरी इज़्ज़त बचा ली थी। सुबह तक सारी लड़कियां वापस आकर अपनी अपनी जगह सो गईं। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज़ ऐसा ही होने लगा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते। इस तरह से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, बस मेरा दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि मैं क्यों बचती हूँ, मुझे कोई क्यों पसंद नहीं करता। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। मैं अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कज़िन मुझसे जली रहती थी मेरी खूबसूरती की वजह से। मेरे बाप की गलत आदतों और हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था और मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से अब तक मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म औलाद को भुगतना पड़ते हैं। उनकी काली करतूतों के दाग औलाद के दामन पर लग जाते हैं और यही काले दाग उनके रिश्ते में भी रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी, लेकिन मेरा बाप अच्छा नहीं था। मम्मी मुझे बताया करती थी कि तेरे पापा शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद ही उन्हें जुए की लत लगी थी। घर का सारा सामान बेच चुके थे। मम्मी के पैसों पर उनकी लाड टपकने लगती थी। मम्मी इधर उधर काम करके पैसे घर लेकर आती तो पापा ज़बरदस्ती पैसे ले लेते और जुआ खेलने चले जाते। मम्मी लाख समझाती कि रमेश, ये गलत आदत है, छोड़ दो, ये हराम की कमाई है और यह हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुम्हारी गलत आदतों की वजह से शिखा का रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता तो हमारी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाएगा। लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आती थी। मम्मी ज़्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी पर हाथ उठाते थे और उन्हें मारने पीटते लगते। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ ये भी कर सकते हैं। अगर मुझे पहले से थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो मैं वहाँ से भाग जाती, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठे पर मेरा दम घुटता था। हर पल अपनी इज्जत की चिंता मुझे लगी रहती थी। मैं यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। कभी कभी तो सोचती कि ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इस ज़िंदगी से मौत अच्छी थी। लेकिन मरने से पहले
मैं यहाँ भागने की कोशिश ज़रूर करना चाहती थी, लेकिन भागना बहुत मुश्किल था। कोठे के बाहर के गेट पर 2 पहलवान पहरा लगाए रखते थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते तो 2 पहलवान रात को पहरा देते। यहाँ निकलने का कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। पूरी रात ही डर में जाती रहती थी कि कहीं कोई मुझे पसंद ना कर ले। लेकिन फिर पूरी रात निकल जाती और धीरू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आँख लगती थी। कमरे की सारी लड़कियाँ भी मुझे घूरती थीं कि इतने दिन निकलने के बाद भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही थी। वो सारी लड़कियाँ मेरे बारे में कानाफूसी करने लगी थीं। मैं उनकी बातों को सुनती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी, जो रूखी सूखी मिलती थी, लेकिन वो रोटी इज़्ज़त की रोटी होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। धीरू को देखकर लगता कि जैसे वो मजबूरी में यहाँ काम करता है, वरना मुझे वो बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से बात करूँ कि वो मुझे यहाँ पर से जाने दे। बाहर जाकर कोई काम करूँगी और धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उतार दूँगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आती हूँ, तुम्हें यहाँ जाने दूँ? तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। बहुत बड़ी रकम देकर ख़रीदा है मैंने तुम्हें। इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, उसके पैरों पर भी गिर पड़ी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर अपनी किस्मत को रोती हुई कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद सब लड़कियाँ धीरू के बुलाने पर चली गईं और कमरे में अकेली बची तो मैं बाहर निकल आई। मैं भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने ही धीरू दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का था। 50 साल की उम्र होगी और जवान बेटियों का बाप था। पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था, लेकिन आज उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मैं डर के मारे कमरे में वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी कि भगवान आज मेरी इज्जत फिर बचा ले। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो आदमी मेरे पास नहीं आया। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो धीरू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने धीरू के पास जाकर उसे पूछा, धीरू वो आदमी कौन था? मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर? यहाँ तो रोज़ ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वो भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की यहाँ कोठे पर कैसी पहुँची? तो मैंने उसे बताया कि उसके बाप ने उसे बेच दिया है। इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा, धीरू उसे मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारनी थी? तो उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर पता चल जाएगा। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन धीरू के ये शब्द मुझे कुछ दिन इंतज़ार कर लो इस बारे में सोचती रही। आखिर किस बात का इंतज़ार करने को कह रहा था धीरू? पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई, लेकिन समझ ना सकी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना ज़रूरी नहीं समझा था। ऐसे ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गईं तो मैं भागने के इरादे से कमरे से निकली, लेकिन शायद कमरे के बाहर धीरू पहरा देता था। इस बार भी वो किसी आदमी के साथ बात कर रहा था और इस बार भी वो अपने मोबाइल पर किसी की फ़ोटो दिखा रहा था, लेकिन मैं इस बार उसके मोबाइल पर नहीं देख पाई कि किसकी फ़ोटो है। लेकिन फ़ोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मोबाइल पर फ़ोटो को देखकर वो आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारे कोठे पर कोई दूसरी लड़की नहीं तो मैं कल आ जाऊँगा। इतना कहकर वो चला गया और मैं उन्हें वहीं खड़ी देखती रही। मैं धीरू से पूछना चाहती थी कि तभी वहाँ मालकिन आ गई और धीरू से पूछने लगी, हाँ धीरू, ग्राहक को वो नई लड़की पसंद आई कि नहीं? धीरू ने कहा कि नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम हैं और वो थोड़े पैसों पर ही लड़की के साथ रहने की ज़िद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वो चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया, अभी तक उस लड़की को किसी गैर मर्द ने नहीं छेड़ा है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कमरे में लौट आई, मगर मैं धीरू से बात करने के लिए बेचैन थी कि उसने उस आदमी से क्या कहा था। ज़रूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया और उसने क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है? लेकिन पता नहीं मालकिन और धीरू क्या मीटिंग कर रहे थे। वो उसके साथ ही बैठी रही। बार बार बाहर जाती, लेकिन धीरू के साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं भी उनसे बात नहीं कर पाई। एक दिन मौका देखकर मैं धीरू के पास चली गई। मुझे देखते ही घबरा गया। उसने मेरे बाजू को पकड़ा, जल्दी से मुझे खींचता हुआ कमरे में ले आया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर क्यों आई?
तुम्हें अगर किसी ने देख लिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैंने उससे कहा, धीरू मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी इज़्ज़त बची रहेगी, मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी, मगर ये मेरी गलतफ़हमी साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने काम पे चली गईं तो मैं कमरे में अकेली रह गई कि तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि एक लड़का कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की पसंद है, मैं उसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। मैं खुद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मालकिन का दिल मोम न कर सका, ना ही धीरू को मुझ पर दया आई। धीरू ले जाकर मुझे एक कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान न हो, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने धड़कते दिल और कांपते पैरों के साथ कमरे में कदम रखा था। थोड़ी दूर पे दरवाजे की तरफ पीठ करके कोई खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने घूमकर मुझे देखा तो उसे देखते ही जैसे मेरी जान ही निकल गई। वो तो रोहन था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था, हमारे घर के साथ वाला घर उसका था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने रोहन का रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि रोहन का एक्सीडेंट में एक पैर ख़राब हो गया था, वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मम्मी मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया कि शिखा, तेरे बाप की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तो तू बहुत सुखी रहेगी। रोहन तुझसे प्यार करता है। और शायद ये सच था कि रोहन मुझसे प्यार करता था। जब मैंने कह दिया तो वो मेरे पास आया और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी थी। आज रोहन को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं उस पर ज़ोर से झपट पड़ी। मैंने उससे कहा, रोहन तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, और आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ तक चले आए। मैंने रोहन को बहुत कुछ कह डाला था। उसने मुझे कमर से पकड़ते हुए कहा था, होश में आओ शिखा, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूँ। रोहन की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर रोहन ने बताना शुरू किया कि शिखा, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जब तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सका। जब वो लड़के तुम्हें लेकर जा रहे थे मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन तब तक लड़के कोठे पर तुम्हें दे चुके थे। मैंने कोठे की मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें ले जाने के लिए कह रही थी, जितने पैसे मांग रही थी उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नज़र धीरू पर पड़ी और मैं उसे देखकर हैरान हो गया था। मैं और धीरू एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी ने धीरू से ये काम करवाया और वहाँ पर नौकरी करने लगा था। तो मैंने धीरू से बात की तो धीरू ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता तो धीरू तुम्हारी फ़ोटो दिखाकर कहता कि तुम्हें एड्स है। लड़की अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन काट रही है, इसलिए कोई भी ग्राहक को तुम पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही बीत रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब में लगा था। मैं पैसों का इंतज़ाम करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर धीरू ने कहा कि तुम रात के अंधेरे में ग्राहक बनकर आना, बाहर निकलने का मैं इंतज़ाम कर दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोलियाँ मिलाकर दे दी हैं, वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानी गेट पर पहरा देते पहलवानों की है। मैं रोहन की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी कि जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वो मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आया था, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं रोते हुए रोहन के गले लग गई और बोली, रोहन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाई। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत बुरी, मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो रोहन, मैं बहुत बुरी हूँ। रोहन मेरे माथे को चूमते हुए बोला कि मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ। आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम सही सलामत निकल जाएंगे और फिर देखना हमारी ज़िंदगी में कोई दुख कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि तभी धीरू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, अभी एक पहरेदार बाथरूम में है, एक को मैं बातों में लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने धीरू को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे एहसान का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं पूरा कर सकती। धीरू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि जो मैं कुछ भी करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, अपने
और बहनें भाइयों के एहसान नहीं चुकाया करती बल्कि उन पर प्यार लुटाया करती हैं। धीरू की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और धीरू ने कहा, आप जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। रोहन मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। एक पहरेदार को धीरू ने बातों में लगा लिया और हम जल्दी गेट के पार कर गए। कोठे के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। रोहन मेरा हाथ पकड़े चला जा रहा था और रोहन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ज़िंदगी में मेरा सुरक्षक बनकर आया हो। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुरक्षा दे रहा था, ऐसी सुरक्षा इसे तोड़कर समाज के गंदे भेड़िया अंदर नहीं आ सकते थे। रोहन मुझे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट आ गया। मैंने उससे अपने पापा के बारे में पूछा तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं समझ नहीं आ रहा था कि दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं। रोहन ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हें हारने के बाद भी अपने जुए की लत में नहीं छोड़ी थी। एक बार कुछ और जुआरियों का आपस में झगड़ा हो गया और वह तुम्हारे पापा को मारने लगे। मारते मारते तुम्हारे पापा के सिर पर गहरी चोट लग गई। वो तो भाग गए, लेकिन आसपास के लोगों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन चोट गहरी थी। तुम्हारे पापा ने बच नहीं सके और उनकी मौत हो गई। ये सुनकर कुछ आंसू मेरी आँख से लुढ़के, मगर मुझे शायद ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि जिस बाप ने अपनी सगी औलाद को जुए में उसकी बाजी लगा दी हो, उसके लिए शायद मुझे खुशी होना चाहिए था, मगर बाप की मोहब्बत शायद मेरे दिल में थोड़ी सी जगह थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।